नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे डिमांड एंड रिकवरी अंडर जीएसटी, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता दिया कि सेक्शन 73, सेक्शन 74 क्या होता है और इसके अंडर आपको नोटिस कब आ सकता है, किस सिचुएशन में आ सकता है। मैंने पूरा बेसिक आपको बताया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है और स्टार्टिंग से आप डिमांड एंड रिकवरी को समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम उससे आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमने अभी तक देखा कि सेक्शन 73 या सेक्शन 74 का नोटिस आपको इशू हो जाएगा। किस कंडीशन में इशू होगा हमने आपको बताया। अब हम बात करेंगे कि जो यह सो कॉज नोटिस हमें इशू होगा, यह कौन इशू करेगा। तो इसका सीधा सीधा सा जवाब है कि जीएसटी डिपार्टमेंट इशू करेगा। लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट का एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इशू करेगा। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में कौन कौन से ऑफिसर्स आते हैं इसको हम समझ लेते हैं। एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, फिर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, फिर सुपरिटेंडेंट। ये जो अगर कभी भी जीएसटी में आपके सामने आता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो सीधा इन तीन अफसर आप समझ जाइए। इनका क्या काम है, ये लोग एडमिन वर्क भी देखते हैं और फैसला सुनाने का भी काम करते हैं। एडमिन वर्क के साथ साथ ये ऑर्डर भी पास करते हैं, फैसला भी सुनाते हैं। मतलब कि आपके ऊपर इतनी लायबिलिटी है, आपको इतना टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, इतना इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, ये ऑर्डर भी पास करते हैं। कौन? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑफिसर्स। अब जो ये ऑफिसर्स है, इनको भी एक क्राइटेरिया दिया गया है जीएसटी में कि इतने तक का अगर मैटर है तो आप सो कॉज नोटिस इशू कर सकते हो, और इससे ज्यादा का मैटर है तो कौन सो कॉज नोटिस इशू करेगा। इनकी भी क्राइटेरिया है। चलो हम इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, मैं बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक पॉइंट से पूरा एक एक पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, अगर जो जीएसटी का फ्रॉड का मामला है या बाय मिस्टेक का मामला है, या मतलब सेक्शन 73 या सेक्शन 74 दोनों में से किसी का मामला है, जो जीएसटी का गड़बड़ घोटाला वाला जो अमाउंट है, अगर सीजीएसटी 10 लाख तक का है और एसजीएसटी 10 लाख तक का है, ध्यान देना, सीजीएसटी एसजीएसटी 10-10 लाख तक का है। अगर सीजीएसटी 10 लाख तक का है, एसजीएसटी 10 लाख तक का है, तो आईजीएसटी 20 लाख हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। अगर यहां तक का मामला है तो सुप्रीमटेंडेंट आपको सो कॉज नोटिस इशू कर सकते हैं। ओके। और अगर यह मैटर 10 लाख से ज्यादा होता है, मतलब सीजीएसटी 10 लाख से ज्यादा, एसजीएसटी 10 लाख से ज्यादा, कहां तक? 1 करोड़ तक। मान लीजिए 10 लाख से ज्यादा सीजीएसटी, 10 लाख से ज्यादा एसजीएसटी, कहां तक? 1 करोड़ तक का अमाउंट है। और फिर आईजीएसटी कितना हो जाएगा? आईजीएसटी 2 करोड़ हो जाएगा। जब सीजीएसटी एसजीएसटी 1-1 करोड़ होगा तो आईजीएसटी 2 करोड़ हो जाएगा। हमेशा आईजीएसटी डबल हो जाएगा। अगर यहां तक का मैटर है तो सो कॉज नोटिस कौन इशू करेगा? असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर इशू करेगा। ओके, आगे। अब अगर यह अमाउंट जो जीएसटी में फ्रॉड का हुआ है या बाय मिस्टेक आपसे हुआ, जो भी, अगर यह अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा होता है, मतलब सीजीएसटी भी 1 करोड़ से ज्यादा है, एसजीएसटी भी 1 करोड़ से ज्यादा है, और आईजीएसटी फिर 2 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, तो एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर आपको सो कॉज नोटिस इश्यू कर सकते हैं। यहां तक का मैटर क्लियर हो गया कि आपको यह भी आपको पता चल गया कि सेक्शन 73 या सेक्शन 74 में आपको सो कॉज नोटिस कौन इशू कर सकता है, कौन सा ऑफिसर कर सकता है। आपको यह भी पता चल गया कहां तक की लिमिट किसकी है, कहां तक का अमाउंट है, तो कौन इशू करेगा। ओके। अब दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट, सेक्शन 73 में या 74 में सो कॉज नोटिस इशू करने की टाइम लिमिट क्या है? इसका भी टाइम लिमिट ऐसा नहीं कि किसी भी ईयर का हो,
कभी भी ऑफिसर की मर्जी हुई उसने उठा के आपको सो कॉज नोटिस भेज दिया 73 में या 74 में, ऐसा नहीं है। इसकी भी टाइम लिमिट है। उस टाइम लिमिट को भी हम समझते हैं कि ऑफिसर आपको कब तक सो कॉज नोटिस इशू कर सकता है। अगर उस टाइम लिमिट के अंदर नहीं इशू किया तो टाइम बार्ड फिर आपको वहां नोटिस नहीं भेज सकता। अब हम समझ रहे हैं डिमांड। डिमांड का जो केस है, क्या क्या केस था जिसमें आपको सो कॉज नोटिस आ सकता है, हमने ऊपर पढ़ा था क्या? शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट, एरोनियस रिफंड या रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी यूटिलाइजेशन, जो भी मैंने आपको ऊपर बताया, ये सब केस किसमें आएंगे? सेक्शन 73, 74 में। अब इसकी टाइम लिमिट क्या है? अब देखिए, अगर आपका केस बाय मिस्टेक वाला है कि आपसे जो भी कुछ हुआ है गलती से हुआ है, आपने जानबूझकर नहीं किया, तो हमने यह भी पढ़ा था कि वहां आपको नोटिस आएगा सेक्शन 73 में। अब अगर बाय मिस्टेक वाला केस है और नोटिस आपको सेक्शन 73 में आना है तो कब तक आ जाएगा? उसकी टाइम लिमिट क्या है? उसकी टाइम लिमिट है 2 साल और 9 महीने, मतलब 2 years and 9 month में आपको सेक्शन 73 में नोटिस आ सकता है अगर मिस्टेक का केस है। ओके, आगे अगर आपका फ्रॉड वाला केस है, आपको सेक्शन 74 में नोटिस आना है, तो उसकी टाइम लिमिट क्या है? कब तक आ सकता है? उसकी टाइम लिमिट है 4 years and 6 month में आपको नोटिस आ जाएगा। अगर नोटिस आना होगा सेक्शन 74 में तो उसकी जो टाइम लिमिट है 4 years and 6 month में आ जाएगा। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान देना। अब हमने देखा सेक्शन 73 में टाइम लिमिट क्या है नोटिस आने का? 2 years 9 month। और अगर सेक्शन 74 है, फ्रॉड वाला मामला है, तो उसमें 4 years and 6 month। अब यह कब से काउंट किया जाएगा? जो 2 साल 9 महीने कब से काउंट किया जाएगा, या 4 साल 6 महीने कब से काउंट किया जाएगा? तो यह काउंट किया जाएगा आपके फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। मतलब यह मामला जिस फाइनेंशियल ईयर का आपका होगा, उस फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न फाइल करने का जो ड्यू डेट होगा, उस डेट से आपका 2 years 9 month या 4 years 6 month काउंट किया जाएगा। ओके, अगर मान लीजिए एरोनियस रिफंड का केस है तो उसमें फ्रॉम डेट ऑफ एरोनियस रिफंड, आपने एरोनियस रिफंड जिस डेट को लिया है उस डेट से काउंट किया जाएगा 2 years and 9 month और 4 years and 6 month। 73 में 2 years and 9 month, सेक्शन 74 में 4 years and 6 month। ओके, अब इस चीज को मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं, फिर मैटर और ज्यादा क्लियर होगा। कैसे? हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा केस है नॉन पेमेंट का। ओके, नॉन पेमेंट का केस है और यह केस कौन से फाइनेंशियल ईयर का है? फाइनेंशियल ईयर 18-19 का है। ठीक है, हमने फाइनेंशियल ईयर 18-19 में केस है हमारा नॉन पेमेंट का। अब इसमें हमें सो कॉज नोटिस आना है, तो इसकी हम टाइम लिमिट देखते हैं। अब फाइनेंशियल ईयर 18-19 का जो ड्यू डेट होगा एनुअल रिटर्न का, क्या होगा? 31 दिसंबर 2019। ध्यान देना, 18-19 फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट कब होगा? 31 दिसंबर 2019। अब यहां यह भी ध्यान देना, अब ड्यू डेट 31 दिसंबर 2019 है, आपने 18-19 का अपना एनुअल रिटर्न इससे पहले फाइल कर दिया तो भी कोई बात नहीं है, आपने 31 दिसंबर के बाद फाइल किया फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये सुकोस नोटिस वाला डेट काउंट किया जाएगा, ड्यू डेट से काउंट किया जाएगा। जो 18-19 का एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट 31 दिसंबर 2019 है, यहीं से काउंट किया जाएगा। तो हम आगे देखते हैं एग्जांपल। अब यहां पर हमारा एक केस है बाय मिस्टेक वाला। जो बाय मिस्टेक वाला है वह अंडर सेक्शन 73 में नोटिस आएगा, और एक फ्रॉड वाला केस है जो अंडर सेक्शन 74 में नोटिस आएगा।
अब मामला क्या है, 18-19 का केस है नॉन पेमेंट का, इसका एनुअल रिटर्न ड्यू डेट 31 दिसंबर है। तो हमने क्या देखा, अगर सेक्शन 73 में नोटिस आना है, बाय मिस्टेक वाला केस है, तो इसकी टाइम लिमिट क्या है, 2 इयर्स एंड 9 मंथ्स में आपको नोटिस आ जाएगा। तो आप काउंट कर लो, 2 इयर्स एंड 9 मंथ कितना होगा, फाइनेंशियल ईयर केस 18-19 और एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट 31 दिसंबर 2019। अब यहां से हमें काउंट करना है अंडर सेक्शन 73 का नोटिस का डेट, 2 इयर्स एंड 9 मंथ आप कैलकुलेट करोगे तो निकल कर आएगा 30 सितंबर 2022। तो अगर सेक्शन 73 में आपको नोटिस आना होगा फाइनेंशियल ईयर 18-19 का, तो 30 सितंबर 2022 तक आपको नोटिस आ सकता है, सुकोस नोटिस। अगर 30 सितंबर 2022 बीत गया तो आपको अंडर सेक्शन 73 में सुकोस नोटिस ऑफिसर नहीं भेज सकते 18-19 का, ध्यान रखना, ठीक है। आगे वहीं पर हमें सेक्शन 74 का नोटिस आना है, फ्रॉड का केस है, तो उसकी टाइम लिमिट क्या कहा गया है, 4 इयर्स एंड 6 मंथ में आ जाएगा। तो हमारा मैटर कब का है, 18-19 का, और ड्यू डेट एनुअल रिटर्न का है 31 दिसंबर। यहां से 31 दिसंबर 2019 से आप काउंट करो, 4 इयर्स एंड 6 मंथ कब होगा, 30 जून 2024। 30 जून 2024 तक आपको अंडर सेक्शन 74 में नोटिस आ सकता है फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए। अगर फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए अंडर सेक्शन 74 में 30 जून 2024 तक सुकोस नोटिस नहीं आता है, फिर इसके बाद डिपार्टमेंट आपको सुकोस नोटिस नहीं भेज सकता, फिर टाइम बार्ड हो गया। मैटर क्लियर हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को ध्यान रखना। अगर 18-19 का आपका गड़बड़ घोटाला वाला मामला है, 31 दिसंबर 2019 से काउंट होगा, 4 साल 6 महीने फ्रॉड वाला केस है, तो 30 जून 2024 तक आपको सुकोस नोटिस आ जाएगा। अगर 30 जून 2024 तक सुकोस नोटिस नहीं आया, फिर आपको 74 में नोटिस नहीं आएगा, फिर आप ऑफिसर अगर चाहेगा भी तो भी नहीं भेज सकता। इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूं, ये पॉइंट समझने वाली बात है। ओके, अब वहीं पर हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर आपका एरोनियस रिफंड का मामला है, तो एरोनियस रिफंड में बताया गया कि जिस डेट को आपने एरोनियस रिफंड लिया है उस डेट से काउंट होगा। यहां पर एग्जांपल में हमने एरोनियस रिफंड लिया है 12 जुलाई 2018 को। अब 12 जुलाई 2018 को रिफंड लिया है, इस डेट से हमारा काउंट होगा टाइम। बाय मिस्टेक का केस है, अंडर सेक्शन 73 में नोटिस आना है, तो इसके लिए 73 में 2 इयर्स एंड 9 मंथ काउंट होगा, कहां से, 12 जुलाई 2018 से। तो 12 जुलाई 2018 से 2 इयर्स एंड 9 मंथ कैलकुलेट आप करो, क्या आएगा, 12 अप्रैल 2021। 12 अप्रैल 2021 तक नोटिस आ सकता है अगर एरोनियस रिफंड का मामला है तो। अगर 12 जुलाई 2018 को आपने क्लेम किया है, इसके बाद नहीं आ सकता। अगर फ्रॉड का मैटर है, एरोनियस रिफंड है, सेक्शन 74 में नोटिस आना है, तो 4 इयर्स एंड 6 मंथ। देखो फ्रॉड वाले मामले में टाइम लिमिट ज्यादा बढ़ा दिया है, 4 इयर्स एंड 6 मंथ दिया है। तो 12 जुलाई 2018 से 4 इयर्स एंड 6 मंथ कब होगा, 12 जनवरी 2023 होगा। यहां तक आपको नोटिस आ सकता है। दोस्तों मैटर क्लियर हुआ या समझ में आया कि सेक्शन 73 का नोटिस कब तक आ सकता है, उसकी टाइम लिमिट क्या है, और सेक्शन 74 का नोटिस कब आ सकता है, उसकी टाइम लिमिट क्या है। मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बहुत ही क्लियर से बताया है। और इसके बाद अगर डिपार्टमेंट चाहे भी आपको नोटिस भेजना तो नहीं भेज पाएगा, लेकिन आपको अगर इस चीज को पता होगा, आपको जानकारी होगी, अगर गलती से डिपार्टमेंट आपको यह नोटिस टाइम वार्ड के बाद ही भेजता तो आप पकड़ लोगे कि यह नोटिस वैलिड नहीं है, इसका टाइम लिमिट निकल गया है, अब डिपार्टमेंट भेज ही नहीं सकता। लेकिन इसीलिए आपको सीखना है, आपको एडवांस लेवल में सीखना। मैं चाहता हूं कि अगर आप वास्तव में सीरियसली पूरा जीएसटी समझना चाहते हो तो मैं मेहनत से आपको पूरा बता रहा हूं, आप भी समझ सकते हो। आगे चलिए हम देखते हैं। हाँ, एक मैटर ऐसा है, देखिए ध्यान से समझना। अगर आपने सेल्फ असेसमेंट करके टैक्स लायबिलिटी दिखाया है
लेकिन टैक्स पेमेंट नहीं किए हो, तो इस केस में विदाउट शो कॉज नोटिस डिपार्टमेंट सीधा आपसे टैक्स की रिकवरी करेगा। इसमें डिपार्टमेंट आपको शो कॉज नोटिस भेजने वाला नहीं है, आपसे कोई रीजन नहीं पूछेगा कि हम आपसे रिकवरी क्यों ना करें। इसमें सीधा आपसे डिपार्टमेंट विदाउट शो कॉज नोटिस सीधा आपसे रिकवरी करेगा। क्या मैटर, मैंने क्या बताया, अगर आपने सेल्फ असेसमेंट करके टैक्स की लायबिलिटी दिखाया है लेकिन आपने टैक्स पेमेंट नहीं किया है, इस केस में शो कॉज नोटिस नहीं आएगा। ध्यान रखना, सीधा आपसे रिकवरी की जाएगी, डिपार्टमेंट सीधा आपसे रिकवरी करेगा विदाउट शो कॉज नोटिस। इस चीज को मैं एग्जांपल से आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए हमने जून मंथ में 10 लाख की टैक्सेबल सप्लाई किया और हमने जून मंथ का जीएसटी R1 अपना जुलाई मंथ में फाइल किया। अब सेल्फ असेसमेंट मतलब कि जीएसटी R1 तो हम खुद ही फाइल करते हैं, हमने कितना सेल किया है, कितना टैक्सेबल सप्लाई किया है, हम खुद असेसमेंट करके सेल्फ असेसमेंट करके जीएसटी R1 फाइल करते हैं और उसमें दिखाते हैं हमने इतना टैक्सेबल सप्लाई किया है, हमारा ये लायबिलिटी बनती है। तो मान लीजिए हमने जून मंथ में 10 लाख की टैक्सेबल सप्लाई की और जुलाई मंथ में अपना जीएसटी R1 फाइल कर दिया और जीएसटी R1 में हमने दिखा दिया टैक्सेबल सप्लाई 10 लाख की और जिसका जीएसटी लायबिलिटी बनता है 1,80,000, लेकिन हमने पेमेंट ही नहीं किया। R1 में सेल्फ असेसमेंट करके फाइल कर दिया, टैक्स लायबिलिटी दिखा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन जब 1,80,000 जीएसटी पेमेंट करना था हमने पेमेंट ही नहीं किया, मतलब जीएसटी R3 भी नहीं फाइल किया, क्योंकि जब जीएसटी R3 भी फाइल करेंगे तो हम जीएसटी पेमेंट करेंगे, तो हमने पेमेंट नहीं किया। अगर ऐसा मामला है तो भैया इस मामले में डिपार्टमेंट आपको शो कॉज नोटिस नहीं भेजेगा, सीधा 1,80,000 आपसे रिकवरी करेगा। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट आपसे पहले शो कॉज नोटिस भेजे और आपसे पूछे भैया हम आपसे 1,80,000 का रिकवरी क्यों ना करें, ऐसा नहीं पूछेगा, सीधा आपसे रिकवरी करेगा। क्यों? क्योंकि आपने भैया तो सेल्फ असेसमेंट करके खुद ही बताया कि मेरी इतनी टैक्सेबल सप्लाई है, इतना मेरा जीएसटी बनता है, आपने पेमेंट नहीं किया, तो इस केस में शो कॉज नोटिस आपको नहीं आएगा, सीधा रिकवरी किया जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस वीडियो में इतना ही। अब आगे, इससे आगे हम अगली वीडियो में समझेंगे कि वहां पर आप शो कॉज नोटिस से कैसे बच सकते हैं। आप चाहते हो कि आपको शो कॉज नोटिस इश्यू ना हो और क्या पेनाल्टी, कितना % इंटरेस्ट लगेगा, वो सारी चीजें हम इससे आगे वाली वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों जो यह डिमांड है रिकवरी का चैप्टर है, मैं बहुत ही डिटेल में और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पूरा हिंदी में नोट बनाकर बता रहा हूं। और आप अगर समझना चाहते हो सीरियसली, आप जीएसटी को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही गहराई से सीखना चाहते हो, तो आप मेरे सभी वीडियो को जरूर देखिए और आपको पता चल जाएगा कि जीएसटी बिल्कुल कठिन नहीं है। क्योंकि जो जीएसटी का सेक्शन, सब सेक्शन इस तरीके से आदमी सुनता है तो थोड़ा सा उसको लगता है यार बहुत कठिन है, तो बहुत हाई लेवल की चीज है, लेकिन मैं आपके सामने इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूं ना, आपको मजा आ जाएगा और पूरा आप एक बार में समझ जाएंगे। तो अभी तक ये डिमांड एंड रिकवरी का जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें हमने 2 वीडियो डाल दिया है, स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, और आप अगर समझना चाहते हो स्टार्टिंग से तो मेरे वीडियो को आप देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो के बारे में आप जरूर बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि मैं भी इस तरीके से मेहनत करके पूरा तैयार किया हूं, तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आप जरूर देना। नमस्कार, धन्यवाद।